देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कल रात 11:30 बजे के करीब आखिरी सांसें लीं। ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा का इलाज चल रहा था। उन्हें सांस लेने में कुछ तकलीफ थी, उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आज रतन टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट के नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा जाएगा ताकि लोग उनको देख सकें, आखिरी दर्शन कर सकें। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र सरकार ने आज मुंबई में सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द करने का ऐलान कर दिया है और साथ ही राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला हुआ है। रतन टाटा का पार्थिव शरीर कल देर रात ब्रीच कैंडी अस्पताल से उनके घर लाया गया और फिर आज नरीमन पॉइंट पर में रखा जाएगा। आज शाम 4 बजे रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बीच झारखंड सरकार ने भी रतन टाटा के निधन पर एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत देश के तमाम बड़े नेताओं ने रतन टाटा के निधन पर शोक जाहिर किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने भी रतन टाटा के निधन पर दुख का इजहार किया। रात को रतन टाटा के निधन की खबर मिलने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे और रतन टाटा के परिवार के लोगों से मुलाकात कर अपनी संवेदना जाहिर की। स्वामी जी। तो देखो, एक व्यक्ति जो देश के लिए जीता और देश के लिए इतना कुछ करता है कि वो लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन जाता है, ऐसे थे रतन टाटा जी, जिनके लिए राष्ट्र प्रथम था और एक जो प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी का जो सिद्धांत महात्मा गांधी जी ने दिया और हमारी पूरी वैदिक संस्कृति ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मां गृधः कस्य सिद्धनम को उन्होंने जिया। 86 साल में बहुत कुछ किया इस देश को आर्थिक समृद्धि का, और वो समृद्धि सेवा के लिए हो, इसका एक बहुत बड़ा प्रतिमान उन्होंने स्थापित किया। रतन टाटा जी को हमारा भी प्रणाम, और जीवन को जी अच्छी तरह से, हमारा जीना और दुनिया से जाना दोनों गौरवपूर्ण होने चाहिए, जो हम बात कहते हैं उसके वो एक जीवंत आदर्श थे। अब जहाँ तक बात वापस योग के ऊपर आती है, तो देखो योग में हम प्रतिदिन, जैसे हमने शीर्षासन सर्वांगासन के साथ शुरुआत की, भुजंगासन, वो हम कहते हैं रोज 10-20 मिनट करो और कम से कम प्राणायाम। ये तो मैं देखता हूँ कुछ भाई बहन रोज मुझसे मिलते हैं कि हम रोज इंडिया टीवी देखते हैं, प्राणायाम तो अवश्य करते हैं। आज देखो प्राणायाम करने के लिए कपालभाति एंड अल्टरनेटिव ब्रीदिंग, ये ताइवान से भी हमारा एक बहुत बड़ा योगियों का समूह आया हुआ है। हमारी जो है बहन बोनी इनकी हेड टीचर है, और हमारी बहन बोनी जी के साथ साथ मिस टिंग ही जी हैं, और मिस चा चुअन जी हैं, और मिस युवे हैं, और चिन यिंग हैं, और शी यिंग हैं, और मिस्टर शिन योंग को भी हमारा अभिनंदन है। ये योग की दीक्षा के लिए भारत में आए हुए हैं। दिस इज ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर माइंड, योगा फॉर सोल का एक ये बहुत ही इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस है, अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग। और ये सब योग में देखो, योग का ये जलवा तो ताइवान से लेके, चाइना से लेकर के कोरिया, साउथ कोरिया तक तो मैं गया हूँ। उत्तर कोरिया में जब कभी जो है वो बुलाएंगे हमारे भाई, क्या नाम है, किम जोंग। हाँ, किम जोंग। स्वामी जी आजकल अपने परमाणु बम में धार लगा रहे हैं वो। लेकिन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो मिडिल ईस्ट से लेकर के यूरोप से लेकर के पूरी दुनिया में योग का जलवा है। और ये हमारी ताइवान की बहनें, तो एक बार इनका सबका बहुत बहुत अभिनंदन। ये तो योग में पूरी प्रतिष्ठित है और इनको बहुत श्रद्धा है कि हमें पतंजलि में आकर के योग सीखना है। तो पतंजलि यूनिवर्सिटी में
यहाँ स्वामी जी पर अब जरा हम पहला विषय उठाते योग हैं विद्या के और दीक्षा के लिए आई हुई हमने इसीलिए पहले ही कार्यक्रम में रतन टाटा को श्रद्धांजलि भी दे दी ताकि जो खबर थी वो भी दर्शकों तक पहुंच जाए। लेकिन एक वाकया मुझे याद आ रहा स्वामी जी कि रतन टाटा की कंपनी जब जो दुनिया में बढ़ती जो एक कंपटीशन था उसके साथ मुकाबला करने की बात आई तो बहुत सारी तब्दीलियों के लिए उनके सहयोगी ने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि पहले तो ये बताओ कि बदलेंगे क्या नहीं, हम चेंज तो करेंगे, हम तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी को और अपनाएंगे, लेकिन बदलना क्या क्या नहीं है, ये पहला सवाल था उनका। और आज जो इंसान तरक्की कर रहा है स्वामी जी, उसमें भी इस सवाल को उसको अपने जहन में रखना चाहिए कि वो पंखे को बेड पर लेटे लेटे ऑन ऑफ कर लेगा तो उससे नुकसान क्या होगा। तो जो बदलाव आ रहा है उसमें क्या क्या नहीं बदलना है, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत कुछ हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है और उसमें एक नाम आता है ब्लैक प्लास्टिक का, जो रिसाइकिल नहीं होती और मशीन भी उसको पकड़ नहीं पाती, और इसके लिए देखने के लिए इंफ्रारेड की ज़रूरत पड़ती है। और फिर ये काला डिब्बा रेस्टोरेंट में खाने पैक करने से लेकर के फिर हमारे घरों तक आता है और बीमारी की शक्ल में इसके छोटे छोटे पार्टिकल हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। आप तो अनुलोम विलोम करो सर। स्वामी जी, बॉडी को फिर कैसे डिटॉक्स करें, और ज़रा ये भी बताइए कि काले डिब्बों से मुक्ति कैसे मिल सकती है लोगों को, ये ब्लैक प्लास्टिक से कैसे मुक्ति मिल सकती है? तो क्या क्या नहीं बदलना है? एक तो इंसान को जो अपनी मूल संस्कृति है, मूल प्रकृति है, मूल स्वभाव है, उसको नहीं बदलना है, उसको जीना है। और यहाँ पर भी देखो, हमारे यहाँ तो दीवारें भी प्रकृति का ही उद्घोष कर रही हैं। इतना सुंदर सजाया पूज्य साध्वी देव प्रिया जी ने इनको। तो जो नहीं बदलना वो ये है कि हमें अपने मूल जड़ों से, प्रकृति से, अपनी मूल संस्कृति से जुड़े रहना है। मूल बर्तन हमारे ये थे। देखो, प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, लकड़ी के बर्तन रहा करते थे। अब आज हमारा टिफिन भी, आज हमारे पानी की बोतल, दूध की बोतल, सब दवा भी, और हमारा दूध भी किस में आ रहा है? प्लास्टिक की थैली में आ रहा है। सब कुछ बदला जा रहा है। तो भाई बदलाव तो हो, लेकिन वो हमें नेचर फ्रेंडली बदलाव करने हैं। अब देखो, हमारी जो पुरानी कांसे की थाली, ये चांदी के बर्तन, ये सब हैं, ये तो, और लकड़ी के सब बर्तन हैं। ये देखो, ये भी मिट्टी का कितना सुंदर सुंदर सा तांबे के बर्तन है। तो जिनके पास गुंजाइश हो भाई, वो सोना चांदी का यूज़ कर लेना। चांदी वाला तो बहुत महंगा सेट पड़ता है भाई, पूरा का पूरा। अब तो